किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज हम आपका जो सेट 1 आ गया, बहुत वेट किया आप लोगों ने यार। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि सर टर्म 2 का अगर आ जाएगा तो जल्दी जल्दी से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो चलिए आ गया तो हम भी आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं और आपको हम बताते जाते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी इसका दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम इतने आराम हो गए आपके लिए कि आपको नोट्स करने की जरूरत नहीं। देखिए नोट अगर आप लोग अब करोगे तब टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोग क्या कीजिए, ये जो मैं पीडीएफ दूंगा ये पीडीएफ को आप लोग प्रिंट आउट कर लेना और उसको पढ़ते रहना घर में, ठीक है। उससे क्या होगा, जल्दी होगी तैयारी। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप अच्छे से 2-3 बार दोहरा लेना। चलो पूरे अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। चैनल से जुड़े हुए हो तो चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता दूं कि सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है। जितने आप लोग शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग आपका सेट कंप्लीट करवा देंगे हिस्ट्री का। तो चलिए आज हम इतिहास का लेकर आए हैं, ठीक है। क्लास 12 का सेट 1 है 40। देखो बच्चों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं अपने बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यार मैंने बताया था कि इस टर्म 2 में भी ऑब्जेक्टिव आएगा लेकिन कम आएगा। देखो जो मैंने पैटर्न बताया था पहले, मैंने 2 हफ्ता पहले बता दिया था, एकदम सेम पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है। तो जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए थे उनको फायदा समझ में आ गया होगा। अब 1.5 घंटे का ये पेपर है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशन है। आपको 19 क्वेश्चन है 1 से 7 तक। देखिए आधे लघु है जो 1 नंबर वाले हैं, ठीक है। और 5 प्रश्न, इनको 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में देना है। इन सभी का जो उत्तर है आपको 1 वाक्य में दे देना है। और देखिए प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। 8 से 14 तक देखिए 3 नंबर वाले हैं और 15 से 19 5 नंबर वाले। तो इसी तरह का पैटर्न आपका हिस्ट्री का एग्जाम मेन पेपर में भी रहने वाला है। इससे पहले जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। देखिए 2 हमारे यूट्यूब चैनल भी हैं, नौ आभा यूट्यूब बोर्ड आभा। ये दोनों यूट्यूब चैनल आप लोग को सब्सक्राइब करना। अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो ये बोर्ड आभा का है, नौ आभा का भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके अलावा सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हम लोग देखिए 2 चैनल जो जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। कौन थे? बाबर। और इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी चला है बच्चों। एक होता है ना कि इवेंट्स को उसके समय के हिसाब से अरेंज करना, उसको लगाना। तो बाबर के बाद कौन आए थे? तो बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखा कीजिए। हुमायूं के बाद कौन आए थे? अकबर। अकबर के बाद कौन आए थे? जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आए थे? शाहजहां। कौन आए थे? शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आए थे? औरंगजेब। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चला था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद क्या बताया मैंने? जहांगीर, यहाँ पे लिखा हुआ है। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जितने भी आप लोग कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये सभी चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। सभी के जो मुख्य काम है सभी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बता दिया है इवेंट्स के हिसाब से। और मैं बता दूं कि औरंगजेब का पूरा नाम किन किन बच्चों को पता है? अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही अजीब है। औरंगजेब का पूरा नाम अगर आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग को अजीब लगेगा। इनका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ठीक है, जो कि वहाँ पे दरबार में इनको कहा जाता है। अब चलो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। हूल दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो हूल दिवस देखो 30 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब देखो इसको हम 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। आप लोग एग्जाम में क्या करना, 1 लाइन में लिखना। तो क्या लिखना? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। क्या लिखिएगा? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। फिर ये जोड़ दीजिएगा, बस इतना ही करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लेकर आ गया हूँ। फिर देखिए लिख दीजिएगा हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। बस इतना ही लिखना आप लोग को। ये आपको आप खुद से कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी बच्चों। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। आगे देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ा मैसेज था, मतलब कि बहुत बड़ा यहाँ पे हत्याकांड हुआ था। आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। जगह का भी नाम याद रख लीजिए, अमृतसर में हुआ है बच्चों, अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में हुआ था और बहुत ही ये भयानक था। यहाँ पे जनरल डायर जो थे, अंग्रेज जनरल डायर थे, है ना, वो यहाँ पे फायरिंग करवा दिए थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से फायरिंग कराए। कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाया था उस पार्क से। एक पार्क था वहाँ पे, पार्क में मतलब कि बड़ा सा पार्क था, वहाँ पे मतलब कि बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे फायरिंग करवा दिया गया। तो वो घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा 1919 का डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल। ये देखो कुछ में ना सिर्फ ईस्वी पूछता है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। जैसे देखो इसमें 30 जून का डेट पूछा गया है, किसी में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति कब हुई, लेकिन यहाँ पे देखो डेट के सहित याद रखना। 13 अप्रैल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे भी देगा आपको इस तरह से ऑप्शन देगा, 13 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल, इस तरह से करके देगा। तो 13 अप्रैल डेट के साथ इसको याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में
में संविधान कब लागू हुआ? देखो बच्चों, ये प्रश्न मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि देखो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बन के तैयार कब हो गया था संविधान, वो भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को। 2 महीने बाद इसे लागू कर दिया गया। बन के ड्राफ्टिंग जो पूरा हो गया था 1949 तक पूरा हो गया था बच्चों, बन के तैयार था, लेकिन 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था। अब देखो, दक्कन के गांव में रेतों ने बगावत कब की? तो दक्कन के गांव में रेतों ने बगावत कब की बच्चों? तो 1857। देखो यहाँ पे डेट याद रखने की जरूरत नहीं होती, वही बताया था कि कुछ कुछ चीज़ों में डेट नहीं याद रखना, लेकिन कुछ कुछ में याद रखना भी होगा, ठीक है। तो 1857 हो गया। अब देखो, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो बैरकपुर ने बच्चों, कहाँ पे? बैरकपुर से विद्रोह किया था। तो ये आप लोग को इस तरह से लिखना है कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, बैरकपुर से विद्रोह किया था भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से अति लघु जो वहाँ पे था अति लघु था, अब यहाँ से लघुतर ये प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो चलिए सभी का सॉल्यूशन हम आप लोगों को करवा देते हैं। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा बच्चों? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो अभी आप लोगों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम बाद में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल देखते चलिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अकबरनामा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। और बच्चों वीडियो को पूरा देखें तभी पीडीएफ डाउनलोड करें, इससे बहुत सारा आप लोग को नॉलेज मतलब कि एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। तो अकबरनामा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अकबरनामा देखो अकबर पर लिखा गया है, अभी मैंने बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि बाबर के बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। तो अकबर बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध सम्राट थे। तो चलिए इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है वो देखिए, क्या लिखा हुआ है कि अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ पे देखो ऐतिहासिक लिख देना है, यहाँ पे ऐतिहासिक यहाँ पे जोड़ देना, थोड़ा सा देखो असिद्ध हो जाता है टाइपिंग करते टाइम, तो ऐतिहासिक लिख लेना, यहाँ पे इतिहास नहीं, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? अकबर की कहानी। देखो अकबरनामा का याद रख लो, अकबरनामा अकबर की कहानी, अकबरनामा नामा मतलब की कहानी, तो अकबरनामा मतलब अकबर की कहानी, ये याद रखना ताकि आप लोग एग्जाम में आए तो लिख दो एकदम साफ साफ कि अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी, इसी में 1 नंबर हो जाता है आपका। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुँच थी, ठीक है। तो ये अकबरनामा उन्हीं पर लिखा गया, लेखक उन्हीं के ऊपर लिखा है। अब देखो आगे क्या है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों का वर्णन करना है बच्चों। 1857 का जो क्रांति हुई थी, आप लोगों को पता होगा कि 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उसके बाद 90 साल के बाद हम लोग को आज़ादी मिली 1947 में। तो ये सभी चीज़ याद रखिए। तो तत्कालीन कारणों का वर्णन करना है, ठीक है, क्यों हुआ था। देखो क्या तत्कालीन कारण था, देखो तत्कालीन कारणों में चर्बी वाला कारतूस में बता दूं बच्चों क्या था। कारतूस आपको पहले क्या था कि पहले जो राइफल आता था ऐसे करके लंबी वाली जो बंदूक आती थी, ठीक है, ऐसे लंबा करके बंदूक रहता था और यहाँ चलाने वाला रहता था कारतूस, एकदम पुराना वाला पिस्तौल देखिएगा इसी तरह रहता था, यहाँ पे पिस्टल लगाया रहता था। तो यहाँ पे देखो नली में जो मतलब कि नली में जो डाला जाता था वो कारतूस डाला जाता था और उसके बाद फायर किया जाता था। तो फायर करने के लिए कारतूस को पहले डाला जाता था। और कारतूस देखियो क्यों यहाँ पे मतलब कि इतना बड़ा मतलब कि जो इतना बड़ा विद्रोह का कारण क्यों बना कारतूस, चलिए आप लोग को पढ़ के बताते हूँ कि जो 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण बताया जाता है। क्यों है चलो देख लेते हैं। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू, ध्यान से सुनो, हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि कारतूस में जो है चर्बी लगा हुआ था जानवर की, ठीक है। तो बताना कारतूस की चर्बी लगी हुई थी, तो जो भी उसको सिपाही जब उस कारतूस को भरता था तो उसे अपने मुंह से खींचकर उस कारतूस को मतलब कि खींच के फिर डालना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, उनकी धार्मिक मतलब कि जो मर्यादा होती है उसको ठेस पहुंची कि वो उस तरह से क्यों कर रहे थे, उनका धार्मिक जो भी रही होगी उससे उनको ठेस पहुंचा और उन्होंने विद्रोह किया था। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन का कारण बताना बच्चों। असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता है कि जितने भी गांधी जी के द्वारा जितने भी आपके करवाए गए हैं आंदोलन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए असहयोग आंदोलन के कारण बताना है। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। तो ये सभी चीज़ याद रखिए कि प्रथम जन आंदोलन जो गांधी जी चलवाए थे वो कौन था, तो असहयोग आंदोलन। उससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन को आप लोग लिखोगे तो लिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ टॉपिक्स याद रखने हैं, कुछ लाइन को क्या लिखना है आपको। तो ये प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और व्यास काल की नीति अपनाई गई, ठीक है। इसमें देखो नीति अशुद्ध लिखा हुआ, नीति ऐसे लिखना, ठीक है। तो व्यास काल की नीति अपनाई गई। चलो आगे देखते हैं। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था, बहुत बड़ा मतलब जन आधार था। जन आधार मतलब लोगों का भीड़ इसमें उनका साथ दिया था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का, आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। वही बात कहा गया है कि देखो मध्यम वर्ग के लोग या फिर ग्रामीण क्षेत्र के किसान लोग, सभी लोग जितने भी आदिवासी थे सभी ने इसका व्यापक समर्थन किया था। आगे देखो इसमें श्रमिक वर्ग आप लोगों को पता होगा जो डेली काम करता है, मतलब काम करने वाला मजदूर है ना, तो श्रमिक वर्ग की भागीदारी
जारी थी। इस प्रकार का प्रथम जन आंदोलन बन गया। तो इस प्रकार का ये बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया था, इसका जन आधार बहुत ज़्यादा था। अब इसका कारण क्या है देख लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा। ऐसे पॉइंट कर करके लिखने से क्या होता है बच्चों, पॉइंट मतलब नंबर ज़्यादा मिलते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थी, खाद्य सामग्री पर मूल्य की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई थी। अकाल और प्लेग की बीमारी हो गई थी, चारों तरफ क्या हो गई थी, भुखमरी की स्थिति हो गई थी, चारों तरफ बीमारी अपना पैर पसार ली थी। आगे देखो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा कि जो अंग्रेजों ने लाया था, उससे भी बहुत सारे लोग विद्रोह किए थे। देखो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोग पार्क में जमा हुए थे, और वहीं पे फिर आपका हत्याकांड हुआ था। जो रॉलेट एक्ट के कारण ही हत्याकांड हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, रिलेट कर पाइएगा इससे, ठीक है। आगे देखो बच्चों चोरी चौरा हत्याकांड, ये भी आप लोग को पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह, ये वाला जो आप लोग का ग्रुप था, वो ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है ये चौरी चौरा कांड, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग कभी पढ़ लीजिएगा। आगे देखो मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे बताना है बच्चों। तो मौलिक अधिकारों के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप लोग ध्यान से दीजिएगा कि मौलिक अधिकार के बारे में कुछ क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है ना, आवश्यक यहाँ लिख लिए, काट दीजिए, आवश्यक, सॉरी यहाँ पे या में स्पेस रहेगा, आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखो प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकारों की मान्यता दी गई है। देखो याद रखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कुछ कुछ संविधान कहीं कहीं देश में लिखित है, मतलब कि उसका किताब में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पन्नों में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं लिखित संविधान है, मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो उसमें मूल अधिकारों की मान्यता दी गई है, ठीक है। क्या क्या दी गई है चलिए देख लेते हैं। ये पूरे सभी देशों के संदर्भ में कहा गया है, सभी देशों का। हम अपना देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है भारत के संविधान में, कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी, सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ है ना भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। ये अस्थाई बंदोबस्त की बात की जा रही है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्ती, दीवानी बंदोबस्ती, आगे देखिएगा कि सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिए, है ना, जमींदारों को लगान वसूल के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। आगे देखो सरकार को दिया जाने वाला लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, है ना, कि जो सरकार को लगान दिया जाता था वो निश्चित कर दिया गया, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र हुए भूमि का 10/11 मतलब समझे बच्चों, मतलब अगर आप 11 रुपये कमाए हैं तो 10 भाग सरकार को देना पड़ता था और 1 भाग सिर्फ आप 1 रुपया रख सकते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है, लिखना है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे ये वाला होगा टिप्पणी में, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, उतना आप लोग देखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी की गई है। अप्रैल 1526 ईस्वी, ये सभी इंपॉर्टेंट डेट को याद रखिए। देखो अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत नामक स्थान में, देखो पानीपत का युद्ध इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि ये पानीपत के स्थान पर ही ये युद्ध हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नामक स्थान में जहीर उद्दीन बाबर एवं इब्राहिम, है ना, सादी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद के सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। याद रखिए कि जो भारत में बाबर का द्वारा जो नींव पड़ा, सबसे मुख्य कारण था पानीपत की ही लड़ाई, इसी से यहाँ पे नींव डाला और उसके बाद इनका साम्राज्य, मुगल साम्राज्य बहुत ही लंबे दिनों तक इंडिया में रहा है बच्चों, ठीक है। देखो पानीपत का युद्ध उन सभी लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगलों द्वारा बारूद आग्नेयास्त्र, मतलब बारूद वाला आग्नेयास्त्र, जिसमें तोप भी कह सकते हैं, जिसमें मतलब कि बारूद निकलता हो, आग लग जाती हो, है ना, और तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं। देखो कौन कौन से कारण हैं। पानीपत के युद्ध के कारण देख लीजिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर, है ना, दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। देखो यहाँ पे इब्राहिम लोधी कर लेना, यहाँ पे इब्राहिम सादी हो गया, यहाँ पे लोधी कर लेना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया,
यहाँ से स्थापित करना चाहता था। आगे देख सकते हैं कि 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गईं, जिनके मध्य 21 अप्रैल को युद्ध प्रारंभ हुआ और जिसमें कौन विजयी हुए? बाबर विजयी हुए, है ना, जिससे यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो ये मध्य देखो 12 अप्रैल को दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और 9 दिनों बाद लड़ाई भी शुरू हो गई। अब देखो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं सभी के सभी। आप लोगों को सभी क्वेश्चंस देखो यार प्रिंट आउट करके निकाल लेना और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पांचों मॉडल पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। सभी मॉडल पेपर अगर आप लोग कर लेते हो तो पास बिना किताब देखे भी कर सकते हो, अगर मॉडल पेपर अच्छे से कर लेते हो। फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? तो देखो क्या है कि जब ब्रिटिश का भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी बच्चों, है ना, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देखो इसमें क्या है कि संसद में जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था, संसद में जिसे क्या कहा जाता था? ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट, है ना। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उसके पूरा विवरण, है ना, रहा करता था। तो इस रिपोर्ट में क्या था बच्चों? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी कार्यकलाप किए गए उसका पूरा विवरण रहा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों एवं जमींदारों की अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थीं तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्रलेख भी थे। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें थी आप देख लीजिएगा इस रिपोर्ट में कि उस समय के किसानों एवं जमींदार की अलग अलग प्रकार की अर्जियाँ थी, जो अर्जी वो देते थे, कलेक्टर द्वारा बनाए गए अलग अलग पत्रलेख, ठीक है, समझ में आया, तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे। देखो मैं बड़े बड़े इसलिए मैंने अभी टाइप करवा दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, सभी चीज़ें साफ साफ दिखे। महत्वपूर्ण बिंदु भी थे, पिछला बार छोटा छोटा टाइप हो गया था, और कुछ राजस्व विभाग का लेखा जोखा भी था। सांख्यिकी का इसलिए 5वीं रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में से एक थी। सांख्यिकी एक रिपोर्ट ही थी बच्चों, सांख्यिकी का इसलिए 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ही थी, है ना, जो ब्रिटिश के ज़माने में जमींदारों तथा किसानों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो सांख्यिकी का 5वां रिपोर्ट, इसमें राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख हथकंडे थे। तो ये क्वेश्चन साहब इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब देखो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है जो कि 5 नंबर वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से आप लोग को बताना है, संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो देखो उत्तर में क्या लिखा है कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। बोल रहा है कि जो संथाल विद्रोह हुआ वो ब्रिटिश शासनकाल में, देखो यार जब भी ब्रिटिश शासन हुआ ना तो बहुत सारी व्यवस्था चली, है ना, जैसे कि आपको बताया स्थायी बंदोबस्ती, इस तरह से करके दीवानी बंदोबस्ती, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा जमींदार सभी जगह पर नियुक्त किए गए। ठीक है, और हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग प्रकार का मतलब की व्यवस्था था, है ना। जैसे कि बिहार में भी था किसान वाला, जहाँ पे किसान थे, जहाँ मजदूर थे, जहाँ पे वर्कर थे, उस हिसाब से वहाँ पे बंदोबस्ती की गई। और देखो जमींदार और साहूकार बहुत अत्याचार करते थे, जो गरीब घराने के होते थे जिनसे काम लिया जाता था, तो उनको ब्रिटिश शासन से कम डर लगता था, उनको जमींदार और साहूकार से ही ज़्यादा डर लगता था। देखो इनका काम क्या था, जमींदार का मुख्य था, जमींदार क्या करते थे, जमींदार गरीब लोगों से क्या करते थे, कर वसूलते थे और उसको ब्रिटिश शासन में जाके जमा करते थे, है ना। तो आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। देखो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी का विद्रोह हुआ था, तो आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का यह सबसे सशक्त मतलब मजबूत विद्रोह था। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात कहा जा रहा है कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन ए कोल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संथाल बहुल क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ के हजारों संथालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, यहाँ के जितने भी हजारों संथाली थे वो गैर आदिवासी, जो कि आदिवासी नहीं थे, संथाली का आदिवासी थे, इन्होंने उनको भगाया, अपनी माटी के लिए लड़ गए, है ना, और उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। ठीक है, यह विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आप लोग देखे होंगे हजारीबाग में सिद्धू कान्हू का चौक भी है और ये काफ़ी इन पर एक यूनिवर्सिटी भी है सिद्धू कान्हू। तो आप लोग सिद्धू या कान्हू का आप लोग समझ पा रहे होंगे कहाँ से, यहाँ पे संथाल विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये हमारे झारखंड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर आप लोगों को कटेगा। कि विद्रोह भूमिकर अधिकारी, जो भूमि से रिलेटेड जो अधिकारी थे, द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार द्वारा आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। ये जो किया गया था मतलब विद्रोह इन्हीं के खिलाफ किया गया था, है ना। तो विद्रोह भूमिकर अधिकारियों, जो भूमि से रिलेटेड चीज़ों को देखते थे, रिवेन्यू करते थे, है ना, रिवेन्यू से लगभग देखते थे,
लैंड रेवेन्यू के हिसाब से जो देखते थे, जमींदार है ना, लैंडलॉर्ड, साहूकार, ये सभी जितने भी थे इनके खिलाफ ही लड़ा गया था। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है कि बता रहा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के वीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर है ना, हजारीबाग और भागलपुर के जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था देख ले सकते हैं आप लोग, है ना। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद, देखो बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई, 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। देखो यार पहले क्या करती थी अंग्रेज शासन कि जो भी विद्रोह होता था उनको दबा दिया करती थी ताकि लोग बुलंद ना हो। अगर एक जगह भी ब्रिटिश शासन हार जाती तो ब्रिटिश शासन को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि विभिन्न क्षेत्रों में लोग भी हमारे विरुद्ध लड़ने लगे। तो ये दबाने का, कुचलने का बहुत ही अच्छा तरीका था और 1856 में उन्होंने अपनी दमनकारी व्यवस्था है ना, रवैये से इनको दबा दिया। सरकार ने, देखो यहाँ पे कुछ टाइपिंग वाला एरर है, यहाँ पे स्पेस होगा। सरकार ने सभी जगह कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग। सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। देखो लेकिन ये विद्रोह कब शांत हुआ, जब संथाल परगना नाम से अलग आपका एक क्षेत्र बन गया। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो झारखंड है बच्चों, उसमें 5 आपका मतलब कि क्या है, सब डिवीज़न है, ठीक है, 5 डिवीज़न है। कौन कौन सा डिवीज़न है बच्चों मैं बता दूं, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर है ना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर संथाल परगना, देखो यही संथाल परगना है, संथाल परगना, फिर आपका कोल्हान है ना, ठीक है। तो इस तरह से करके आपके 5 यहाँ पे डिवीज़न है, ठीक है, अनुमंडल जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं शायद, तो 5 हैं। तो उसी में से एक संथाल परगना का बात कहा गया है, ठीक है। आगे जाके पढ़ना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को, तो थोड़ा समझा कीजिए। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे, देखो राष्ट्रीय शासक मतलब कि यहाँ पे इनके अच्छाइयों को यहाँ पे उकेरा जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरी मतलब किस हिसाब से प्रश्न पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पे राष्ट्रीय शासक की बात करें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अकबर द्वारा अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो जब मुस्लिम थे अकबर, तो सिर्फ अपने धर्म संप्रदाय, सिर्फ अपने मुस्लिमों के भलाई के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो राष्ट्र हित के बारे में ध्यान दिया और सभी को उन्नत किया। मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी अन्य धर्म के, बौद्ध धर्म वाले भी हो, जैन धर्म वाले हो, सभी के बारे में सोचा, सिख भी हो, सभी के बारे में सोचा। तो ये एक अच्छा मतलब शासक थे और एक शासक को ऐसा ही होना चाहिए, उसके लिए सभी प्रजा एक समान होनी चाहिए ताकि देश सही प्रगति में हो। और प्रजा के बीच भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रजा के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए कि ये वो है, ये वो है। आपके दोस्त कोई भी हो, सभी चीज़ें जमकर करनी चाहिए, मिलकर करने से देश आगे बढ़ेगा। ये यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि उसने समस्त उत्तरी भारत को विजय करके एक सूत्र में बांधा, उसे समस्त राष्ट्र में समान कानून तथा समान शासन प्रणाली लागू की, है ना, एक जैसा सब कानून लागू किया और शासन प्रणाली की। एक बार और देखिए कि पहली बार हिंदू जनता को, देखो यहाँ पे मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पहले वैसा नहीं था बच्चों, जब से मुगल शासन आई थी हिंदुओं के साथ मतलब कि दुर्व्यवहार किया गया है। आप लोग सुने होंगे भी, जितने भी हिंदू की कम्युनिटी होगी वो सभी मुगल साम्राज्य का इसीलिए विद्रोह करती थी क्योंकि देखो हिंदू को उस टाइम बहुत ही अजीब दृष्टि से देखा जाता था। जितने भी मुगल शासक रहे, जजिया कर भी इन्हीं के ऊपर थोपा गया था, है ना। और मुसलमानों को थोड़ा सा धार्मिक स्वतंत्रता थी, तो इसके कारण आप लोगों को पता होगा बहुत सारे हिंदुओं को दमन किया गया और बहुत सारे हिंदू भी मुस्लिम में कन्वर्ट होते गए। लेकिन कुछ जो हिंदू कन्वर्ट नहीं हुए उनको मारा भी गया, पीटा भी गया, है ना। तो ऐसा भी एक टाइम काल चला है, कालखंड, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही। लेकिन देखो अकबर पहली बार ऐसा था कि जिन्होंने समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। देखो यही कर की मैं बात कर रहा था कि जजिया कर हटा दिया गया, ठीक है। आगे देखो मुगल सम्राट है ना अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से ना केवल विवाह किया, उन्होंने शादी भी किया था, आप लोग पढ़े देखे होंगे, है ना। अकबर जोधा से शादी किया था, आप लोग फिल्म भी देखे होंगे। बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की भी अनुमति दे दी। देख लो जब रानी बना के लाया तो ऐसा नहीं कि उन्हें बोला गया कि आप लोग अपना मुस्लिम, अब आप मुस्लिम हो गई हैं, अब आपको मुस्लिम के कल्चर को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की भी अनुमति उन्होंने दे दी। आगे देखो बोल रहा है कि दीने इलाही अकबर की धार्मिक सहनशीलता की चरम सीमा थी। उसने यह धर्म हिंदुत्व मुसलमानों में एकता स्थापित, हिंदुत्व एवं यहाँ पे लगा देना, हिंदुत्व एवं मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया था। इन सभी उपायों में, है ना,
इन सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में सफल भी हो गए थे। अब आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का वर्णन करना है, उनकी भूमिका का वर्णन करना है। तो चलो देख लेते हैं कि भारतीय देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जहाँ पे भी कोई भी आंदोलन किए हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। आप लोगों को पता होगा कि हमेशा लीडर रहे हैं गांधी जी, अगुवाई वही करते थे, है ना। और गांधी जी शांतिपूर्ण और अहिंसक नीति पर विचार रखते, तो वही लिखा गया कि शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। उन्होंने शांतिपूर्ण और अहिंसा को ही अपना आधार बनाया था। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद, है ना, वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे, आप लोगों को पता होगा, अपनी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि लॉयर थे वो, है ना। तो उसके बाद आए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराया। गोपाल कृष्ण गोखले ही वो इंसान थे बच्चों जो महात्मा गांधी को यहाँ के सभी कल्चर, सभी जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि दिक्कतें थी सभी से उन्हें बताया, अवगत कराया। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, भारत में चिंता और संघर्षों से परिचित करवाया। आगे देखो, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों, है ना, की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखो लिख रहा है कि विरोध मुख्य रूप से आपका जो था नमक कर, भूमि राजस्व, सैन्य खर्चों को कम करने आदि के खिलाफ चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा देखो, ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी के पहले महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। तो देखो इन सभी चीज़ों के लिए, नमक कर हो, भूमि राजस्व हो, सैन्य खर्चा जो था उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, चंपारण आंदोलन किया, खेड़ा आंदोलन किया। ये सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में चंपारण गए थे। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने, यहाँ देखो नील कर लेना, नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंपारण वाला, याद रखिएगा टॉपिक वाइज कि चंपारण क्यों गए थे। तो 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। एक विनाशकारी, है ना, अकाल की पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी कर लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यही समस्या थी। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्वेश्चन है, इसी पर आगे देखो, इसलिए गांधी ने गांवों को सुधारना, स्कूलों का निर्माण, गांवों की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए गांव के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। आगे देखो, ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सोचिए, जबकि ये शांति से काम कर रहे थे। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थानों और अदालतों के बाहर विद्रोह और रैली की। उन्होंने इसकी रिहाई की मांग की, जिसे अदालत ने, देखो सभी लोग इसके विरोध में आ गए कि गांधी जी को छोड़ दीजिए, जिसे अदालत ने अनिच्छा से मंजूर कर लिया। मतलब उनकी इच्छा नहीं थी अदालत की कि हम इसको छोड़ें, लेकिन फिर भी करना पड़ा। गांधी जी ने उन सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध का नेतृत्व किया जो गरीब किसानों का शोषण करते थे। तो ये नेतृत्व किए थे। अब आगे देखो, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं चलिए देख लेते हैं, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बच्चों, सबसे बड़ा विश्व का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा। आगे देखो, अब यहाँ देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। आगे देखो, भारत देश के संविधान में विभिन्न स्रोतों को किसी न किसी देश से लिया गया है। याद रखिए, भारत का जितना भी है संविधान में लिखा गया सभी स्रोत कहीं ना कहीं से लिए गए, जो अच्छे लगे ले लिए गए। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार इत्यादि। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। भारतीय संविधान में भारत देश के नागरिकों के लिए मौलिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, स्टार मार लीजिएगा, कि मौलिक कर्तव्य, और देखो जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है ना। मौलिक अधिकार भी दिया गया, तो सभी क्वेश्चन देख लो। वयस्क मताधिकार का प्रावधान, वयस्क मताधिकार आप लोगों को पता होगा, 18 वर्ष के बाद आप लोग वोट दे सकते हो। एकल नागरिकता का प्रावधान भी किया गया है। अब आगे देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई ताकि सभी को न्याय भी मिल सके। अब आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन की भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है बच्चों, है ना। तो वर्ष 1947 में आप लोगों को पता होगा कि भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिमों के बीच, है ना, धार्मिक मतभेद को मिटाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, और देखिए इसी का कारण स्वरूप क्या होगा कि झगड़ा हो जाएगा। ठीक है,
कि ये दोनों के बीच जो मतभेद था वो नहीं हटा पाए, मतलब कि अंग्रेज। आगे देखो, अंग्रेजों ने मुसलमानों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदू और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया, है ना। मुस्लिमों को झूठा सहानुभूति दिया और वो क्या किए, हिंदुओं से उनको मतलब कि हिंदुओं के बारे में भड़काने लगे, जिससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच कई मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले समस्त नागरिकों की भावनाओं का भी होता है, ठीक है, ये कहा गया है और ये बात सही भी कही गई है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता करना असंभव था, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया था, इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई। आगे देखो, और नेहरू व पटेल ने बेगुनाहों की हत्या व उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना ही सही समझा, क्योंकि इतनी झगड़ा हो रहा था कि उस समय उनको लगा नेहरू जी को कि अलग करना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अंततः माउंटबेटन द्वारा दोनों की सहमति प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित कर दिया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अतः 1947 में याद रखिएगा कि विभाजन के प्रमुख कारण थे सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे चारों तरफ, पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण कमजोर नीति हो गई थी, माउंटबेटन का प्रभाव भी पड़ा था। तो ये सारा इस तरह से देखो बच्चों, मैंने पूरा का पूरा करवा दिया और पूरे एकदम PDF आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, देखिए बोर्ड आभा जैक बोर्ड आप लोग को दिख भी रहा होगा, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, ये नाम से आप लोग सर्च मार लेना, बोर्ड आभा जैक बोर्ड। और जुड़ जरूर जाना, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड से जरूर जुड़ जाना। और एक आप लोग क्लास 12 के लिए स्पेशल बना दिया गया बच्चों, तो उसका नाम है जैक बोर्ड क्लास 12, है ना, क्लास 12 चैम्प्स है बच्चों, CHAMPS चैम्प्स, ये दोनों से जुड़ जाना, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दोनों का दे दिया लिंक, अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम सर्च करके जरूर जुड़ जाना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।